हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, वादे के खिलाफ हम हाजिर हैं। जैसा कि अब तक हम नवोदय विद्यालय नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो आपका था उसके लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो क्लास क्या था 6। वो क्लास क्या था प्यारे 6 था। लेकिन हम अब क्लास, जैसा कि मैंने बताया था, मैं पहली बार क्लास 9th के लिए वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज मैं वादे क्लास 9th के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। मैथ का ये पहला एक प्रैक्टिस सेट है प्यारे। ध्यान से हमारी बातों को 1 मिनट के लिए आप जरूर सुन लीजिएगा। उसके बाद फिर आपकी जो इच्छा होगी वो जरूर करिएगा। अगर बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, लेकिन मेरा जो ध्येय होता है कम पढ़ा के ज़्यादा नंबर लाना, ये मेरा हमेशा से इम्पोर्टेंस रहता है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो आप बहुत पढ़ रहे होंगे और बहुत पढ़े होंगे, लेकिन अब कम पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नंबर लाया जाए, इस पर मैं बिल्कुल फोकस करता हूँ। क्लास 9th का पेपर जैसा कि फरवरी में होने वाला है, 10 फरवरी को शायद आपका पेपर है। अगर 10 फरवरी को पेपर है तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचे हुए हैं और आपको प्रैक्टिस सेट ही लगाने हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी भी बालक को मैथ को लेकर के खास तौर से, टाइम मेरे पास नहीं है, मैं काफ़ी लेट आया, मुझे जब मैं देखा यूट्यूब पर तो बहुत कम संख्या है जो कि क्लास 9th के लिए कोई कुछ बता रहा हो, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी किसी चैप्टर को लेकर के मैथ में होगी तो जरूर बताइएगा। मैं फेस के साथ सामने व्हाइट बोर्ड पर आऊँगा वो चैप्टर लेकर के और सारे प्रॉब्लम को आपको दूर करूँगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं बिना फेस के सामने हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कहीं कोई चीज़ बहुत छोटी दिखे, थोड़ा बड़ा करके आप ज़रूर मैनेज करके देख लीजिएगा। आपके हक के लिए और आपकी फ़ायदे की बात की जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा। नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन समय तो आपको देना होगा। ये पहली वीडियो है 9th के लिए और पहली ही वीडियो में मैं धमाकेदार आपको विश्लेषण के साथ सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा आप टाइम दे दीजिए, उसके बाद फिर आपकी जैसी इच्छा हो वैसी करिएगा। आइए, बहुत बात अब नहीं करेंगे और क्लास की स्टार्ट करेंगे। क्लास की स्टार्ट में जब मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, क्लास की स्टार्ट में ही हमें एक क्वेश्चन दिखाई दिया जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये भाग 3 है गणित और 31 नंबर का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ध्यान नहीं देंगे प्यारे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहां पर दिया है 8/7 प्लस 3/8 बराबर 3/8 प्लस 8/7। तो जाहिर सी बात है, केवल क्रम को बदल दिया है तो आपको अच्छे से पता है कि 7 + 5 बराबर 5 + 7 हम करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्रम को बदलने से जोड़ पर, योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। योग का क्रम विनिमय नियम कहता है प्यारे। आइए, तो ये तो सत्य है। आगे चलते हैं। 8/7 गुणे 3/8 बराबर 3/8 गुणे 8/7। क्रम विनिमय नियम का प्रभाव गुणा पर भी नहीं पड़ता है। अगर चीज़ों को क्रम बदल दिया जाए गुणा करने में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। फिर विकल्प नंबर 3 देखते हैं। जैसा कि दिया हुआ है 8/7, भागे दिया हुआ है 3/8, आगे जो लिखा है गुणे में लिखा है। अगर हम किसी चीज को, भाग वाली चीज को गुणे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्यारे। कब लिख सकते हैं? जब भाग के बाद जो चीज है उसको पलट दिया जाए और भाग को गुणे में लिख दिया जाए तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। क्या ऐसा लिखा है? जी, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो बिना मेहनत किए, या कह सकते हैं कि अब हम बिना मेहनत किए कह सकते हैं विकल्प नंबर डी हमारा राइट होगा, क्योंकि विकल्प नंबर डी में क्रम को बदला है। क्रम को बदला है, लेकिन ये क्या है? घटाना का है। जैसे 5 में से 3 घटाएं या 3 में से 5 घटाएं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये तो आएगा 2, लेकिन ये आएगा -2। सेम वही बात घटाने भिन्न में भी लागू होती है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, जो कि विकल्प के अनुसार सही है, लेकिन एक्चुअल में ये सत्य नहीं है और सत्य नहीं ही हमें ढूंढना था। बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर मैथ का दूसरा है ये, और इस पेपर का ये 32वां नंबर का क्वेश्चन है प्यारे। तो आगे बढ़िए
जरा 32 नंबर पेपर क्वेश्चन पे फोकस करिए। कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या एवं इसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है। एक अशून्य का मतलब पहले जान ले। अशून्य का मतलब होता है जो शून्य नहीं है, मतलब शून्य से ज्यादा, जैसे 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या -1 -2 -3, माइनस में भी हो सकता है, या ये हो सकता है 1 2 3, ऐसे भी हो सकता है। मतलब शून्य उसे नहीं होना चाहिए, मतलब अशून्य हो। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो कोई एक नंबर ले ले, माइनस वाला ले ले या प्लस वाला ले ले। जैसे हमने ले लिया 2। अब 2 का व्युत्क्रम क्या होता है प्यारे? व्युत्क्रम तो आप समझते हैं ना, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उसको हम क्या करें, पलट दें। जैसे 2 है, या इसे भिन्न में देखना चाहे तो 2/1 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और किसी के व्युत्क्रम का कह रहा है कि मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा प्यारे, 1 से 1, अगर कोई नंबर भी यहाँ पे होता है तो 1 से 1, और क्या आएगा इनका सोल्यूशन 1 आएगा। तो कह रहा है कि गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत प्यार से आप समझ पाए होंगे। आइए हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए, सॉरी क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए प्यारे, 33 पे। 33 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। कह रहा है निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6, देखिए ध्यान से, सॉरी, निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 आएगा। किसका वर्ग करेंगे बचवा कि इकाई के स्थान पे 6 आएगा। ध्यान देने की बात आपको है, आपको हम पूरी बातें बताते हैं। जैसे आपके पास अंक होते हैं, वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, या कह ले हम 7 8 9, इतना ही तो अंक होते हैं प्यारे। अगर 0 का वर्ग करते हैं तो कब हमेशा 0 मिलता है, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 मिलता है, 2 का करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 का करेंगे तो 6 मिलता है, 5 का करेंगे तो 5 ही मिलता है, 6 का करेंगे तो भी 6 मिलता है, 8 का करेंगे, अरे 7 का करेंगे तो 7 7 49 इकाई अंक पर 9, 8 का करेंगे 8 बटे 64 इकाई अंक पे 4, 9 का करेंगे 81 इकाई अंक पर 1। मतलब अगर किसी के इकाई अंक पर 4 और किसी के इकाई अंक पर 6 है, तो वहां पर यदि हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इकाई के स्थान पे 6 मिल सकता है। विकल्प को ढूंढे आप। विकल्प में 4 और 6 वाला कोई विकल्प दिख रहा है जी? विकल्प नंबर बी में देखिए 24, 6 वाला तो कोई नहीं है, लेकिन विकल्प नंबर बी में आपको 24 दिख रहा है जिसके इकाई अंक पर 4 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा प्यारे ना, बताना पड़ रहा है तो टाइम लगता है, आप समझिए। और इन चीज़ों का दूसरे क्वेश्चन पे भी प्रयोग करिएगा, मज़ा तब आता है ना। इस क्वेश्चन को तो मैं बता रहा हूँ, आप लगा ले रहे होंगे, लेकिन इसी का प्रयोग करके अगर कोई और क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तब मजा आता है। 28 और 29 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या, देखिए 28 और 29 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या स्थित है। ध्यान देने की बात है, यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा इस चीज पे। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन नंबर 34 में कि 28 और 29 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। मतलब 28 का वर्ग प्यारे आपको अच्छे से पता होगा कि 784 होता है, क्लियर है। 29 का वर्ग भी पता होगा प्यारे, 841 होता है। अगर जब बीच की बात करता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर करते हैं, और अंतर के बाद जो आता है उसमें से 1 घटा लेते हैं। तो अंतर करेंगे तो बाद वाला बड़ा है, इसलिए इसमें से इसको घटाइए। 11 में से 4 जाता है 7, 3 में से 8 नहीं, 13 में से 8 जाता है, कितना बचेगा 5, और 7 में से 4 जाएगा 0, मतलब 57। घटाने पर 57, और इसमें से 1 घटाएंगे तब जाकर के आपके बीच का आएगा। बीच का निकालना है, यहाँ से यहाँ तक नहीं निकालना, बीच का निकालना है, इसलिए 57 में से 1 निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा प्यारे, 56। विकल्प में आपको दिख रहा होगा, विकल्प नंबर सी आपका राइट होता नजर आ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसा कि 35 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है प्यारे, मान निकालना है। ध्यान दीजिए, ऐसी चीजें जब आपको दिखाई दे कहीं ना, ये ऐसी चीजें दिखाई दे, ध्यान दीजिएगा, ये 2 करड़ी हैं, लेकिन ये करड़ी अलग अलग है अंदर जाकर के, ठीक है। एक करड़ी है और यहाँ पर फिर एक करड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है 81। तो इस करड़ी का मान निकालेंगे तो 9,
इस करड़ी का मान निकालेंगे तो 16, क्योंकि 16 का वर्ग होता है और दोनों को जोड़ दें तो 16 9 25 और करड़ी में ही रहेगा 25 और बाहर निकलेगा तो क्या होगा प्यारे 5। विकल्प नंबर फिर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये बहुत तेज गति से सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक पेपर चूंकि पहला है इसलिए थोड़ा सा लाइन आपको पकड़ा रहा हूं, वरना जवाब तो फटाफट आएगा। निम्न में से किस संख्या के घनमूल में इकाई अंक पर 3 होता है? फिर से एक बार ध्यान देंगे प्यारे, इकाई अंक पर 3 की बात कर रहा है कि किसका घनमूल लेंगे, घन नहीं करना है इस बार प्यारे बोल रहा है आपको कि किसका घनमूल लेंगे तो इकाई अंक पर क्या आएगा प्यारे, इकाई अंक पर आपका 3 आना चाहिए। बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, बहुत ध्यान से इस बात को आप समझेंगे। मान लीजिए हमें कोई 3 एक नंबर लेते हैं और एक ध्यान से बात को समझिएगा, इनका हम 3 बार अगर गुणा कर रहे हैं तो आता है पहले कितना 27, और 27 का जब घनमूल लिया जाता है तो इकाई अंक पर आता है 3। मतलब जिसके इकाई अंक पर 7 होगा उसी का घनमूल लेने पर इकाई अंक पर 3 आएगा। आपको विश्वास नहीं है तो 13 का घन करते हैं तो कितना होता है 2197। बताइए, तो जब हम 2197 का घनमूल लेंगे, इकाई अंक पर जिसके 7 है उसी का न घन आएगा 13, इकाई अंक पर 3। तो यही न कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या के घनमूल में इकाई अंक पर 3, तो जिसके इकाई अंक पर 7 दिख रहा होगा उसी का घनमूल इकाई अंक पर 3 आएगा। तो विकल्प नंबर कौन सही हो जा रहा है? ए राइट हो जा रहा है। हमारी बात आप समझ रहे हैं? अगर समझ पाए तो कमेंट करके तुरंत बताइए दोस्तों। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर कमेंट करिए, आएंगे व्हाइट बोर्ड पे बताएंगे, फिर बहुत मजा आएगा। लेकिन आपके कमेंट आएंगे तभी, वरना आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब होगा 37। क्वेश्चन नंबर कौन होगा प्यारे? 37 को देखेंगे, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक तरह से ये घनमूल ही है, मतलब घन है, सॉरी 0.4 0.04 और 0.04, यही तो है। तो भाई साहब हमने बार बार बताया गुणा करते वक्त दशमलव का ध्यान नहीं देते हैं, दशमलव को पैर की जूती समझते हैं। आइए, तो 4 चौको 16 चौको 64 संख्या का गुणा कर लिया 64। अब जब घर से निकलते हैं तो उसके पहले कपड़ा वपड़ा पहन लेते हैं और निकलने के दौरान जब निकलना होता है तब जूता पहनते हैं। तो पहले हम गुणा कर लिए, अब होता है दशमलव की बात। तो 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, 2 2 4 2 6। तो 2 अंक तो मेरे पास हैं, ये हो जाएंगे 4 अंक, ये हो जाएंगे 6 अंक। अब लगा देंगे दशमलव, यहाँ पे 0 से घेर देंगे दशमलव को, मतलब 4 गो 0 और 64 उसके पहले दशमलव लगा होगा। आइए देखते हैं, 4 गो 0 विकल्प नंबर डी में दिख रहा है और 64 ना, विकल्प नंबर डी यहाँ पे राइट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 38, वह न्यूनतम संख्या जिसे 81 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। मतलब ऐसा संख्या बतावा जैसे 81 में भाग दे दे, तो इसका पहले गुणनखंड कर लीजिए। मुजबानी भी हो सकता है लेकिन मैं नियम बता रहा हूँ। यहाँ पे 27 होगा, 3 से काट देंगे 9 होगा, 3 से काट देंगे 3 होगा और 3 से काट देंगे 1 होगा। भाई घनमूल होने के लिए 3 का ना जोड़ा बनाते हैं गुरु, तो 3 का जोड़ा बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है ना उसी से भाग दे देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण घन मिलेगी। तो कह रहा है एक पूर्ण घन प्राप्त होने के लिए न्यूनतम संख्या बताइए जिसको 81 में भाग देंगे, तो है यह 3 है। तो इस 3 का हो जाएगा आंसर विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने 39 आ गया। 35 क्वेश्चन होते हैं प्यारे, मैथ के 35 क्वेश्चन होते हैं यार, यही फंसाते हैं बच्चों को बार बार, हम यहीं से आपको निकाल देते हैं। बाकी आप संभाल ही लेंगे, और किसी पार्ट में अगर दिक्कत हो तो ज़रूर बताइए, उस पर भी काम किया जाएगा। थोड़ा टाइम कम होता है, टाइम के अभाव होते हैं, इस वजह से समय नहीं मिल पाता है, वरना और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, इसके आगे है 2 2 4 1 5 0 और इसको कह रहा है मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब क्या होता है प्यारे? मानक रूप का मतलब होता है कि दशमलव को इतना आगे या पीछे ले जाओ कि उसके पहले केवल एक संख्या बचे। केवल क्या बचे? एक संख्या बचे प्यारे। अगर दशमलव को देखिए, दशमलव को यदि आप किधर ले जा रहे हैं,
ये बात यह समझना होगा कि दशमलव देखिए इसमें कहाँ पे होगा, अगर इसमें दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है तो दशमलव कहाँ पे होगा प्यारे, इसको आप समझो, दशमलव यहाँ पे होगा। ठीक, अब दशमलव को हमको ले किधर जाना है, बाईं तरफ ले जाना है। अगर बाईं तरफ ले जाएंगे दशमलव को तो हमेशा पावर 10 का प्लस के रूप में बढ़ेगा, और वही अगर हम दाईं तरफ ले जाएंगे दशमलव को, अगर इधर दशमलव कहीं लगा रहता इनके बीच में, इधर ले जाते तो पावर माइनस में बढ़ता। अब ध्यान दीजिए, यहां से दशमलव को हम ले जा रहे हैं बाईं तरफ का अंक कि उसके पहले एक अंक केवल मिले, तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 के बाद लगाएंगे दशमलव तभी ना उसके पहले एक अंक मिलेगा, तो इसलिए यहां पर लगा रहे हैं कि 1.23। एक बाद का जो जीरो लिखा चाहे मत लिख, तो 10 के पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 10 के पावर 7, 1.23 गुणे 10 के पावर 7। कहीं विकल्प में नजर आ रहा है जी, विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। समझ पाए क्या मेरे प्यारे, आगे बढ़ जाओ, समझ पाए तो क्वेश्चन नंबर देखो, अब आ गया 40। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखो। यहां पर देखो ना प्यारे, z मल्टीप्लाई z के पावर 2 का होल पावर -4, इसका मतलब है पावरवा के में गुणा हो जाएगा। ये तो रूल आपको पता है कि a टू दी पावर n और उसके पावर क्या हो m, तो इनका हो जाता है आपस में गुणा a टू दी पावर n m। उसी तरह 4 दूना के 8, तो यहाँ पे z के पावर हो जाएगा, चूंकि माइनस है इसलिए -8। और ये भी आपको पता है कि कहीं a टू दी पावर n हो गुणे हो a टू दी पावर m, तो ये घात आपस में जुड़ता है। तो यहाँ पे घात क्या है, ये हो जाता है a टू दी पावर n प्लस m, ये होता है, आपको पता है। वही काम यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे जब होगा तो z के पावर यहाँ पे 1 प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस, तो z में से 8 में से अगर एक घटेगा तो -7 बचेगा, तो z के पावर -7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर कहाँ है, ढूंढो आप, z के पावर -7 विकल्प नंबर ए हो जाएगा राइट। बढ़िया, मजा आया, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला है कि यदि 10 लोगों के लिए, लोगों का एक परिवार है, उसमें 15 दिन के लिए राशन है। भैया M1D1 पता है ना, M1D1 बराबर होता है M2D2, होता है, सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो 10 दिन लोग थे और 15 दिन का राशन था, कोई बात नहीं, हो गया M1D1। कह रहा है यहाँ पे, और पहले दिन 5 मेहमान आ गए। अब पहलवा दिन ही मतलब स्टार्ट हो तभी 5 मेहमान आ गए, तो 10 की जगह अब कितने लोग हो जाएंगे, 15। अब वो कह रहा है राशनवा कितना दिन चलेगा, मतलब D2 का मान, तो बताइए 15 से 15 कट गया तो अब कितने दिन चलेगा, 10 दिन। विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कमेंट करके बताओ। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आओ, बहुत मज़ा आने वाला है, पहली बार आया हूँ 9th के लिए, मज़ा आ रहा है। कमेंट करो यार, कमेंट करो तभी मज़ा आएगा ना। आ जाओ। यदि एक रिक्शा 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी करता, और रिक्शा की चाल निकाल लेते हैं। रिक्शा की चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। अरे कोई 10 किलोमीटर 1 घंटा में जा रहा है तो चाल कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो भाई, जीरो है यार, 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई। क्या निकालना है, दूरी। चलो दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। कितने समय का निकालना है, 1 मिनट का, तो चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आंसर सब देखो मीटर में है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। किससे गुणा करके, 5 बटे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे, बदल गया मीटर प्रति सेकंड। और कितने, यहाँ पे ध्यान देना, मीटर प्रति सेकंड बदल गया। निकालना है 1 मिनट का, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो गुणा कर दिया यहाँ 60 का। ध्यान देना, 6 से अगर काटे तो 6 3 18, 6 दहा में 60। अब ऊपर का गुणा कर लो आप, 10 का गुणा 10 में करोगे 100, और ये 5 तो हो जाएगा 500 बटा कितने होंगे 3। 500 बटा 3 आपका क्या हो जाएगा, मीटर आपका आंसर आना चाहिए अगर विकल्प में है तो आपको दिखा रहे हैं हम विकल्प कहाँ है, 500 बटा 3, विकल्प नंबर डी इज द राइट। क्लियर है भाईजान, आगे चलो, आगे चलो प्रभु।
आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहा है एक निधि में 500 मूल्य की एक वस्तु खरीदती है। यदि निधि, कोई लड़की है, सॉरी, यदि निधि पढ़ दिया मैंने। यदि निधि 500 मूल्य की एक वस्तु खरीदती है, मतलब 500 रुपया की कोई चीज खरीदी, जीएसटी 12%। जीएसटी का मतलब क्या है, अतिरिक्त चार्ज आपके ऊपर लगता है। इसका मतलब या तो हम 500 का 112% निकाल दें, क्योंकि या तो 12% निकाल के इसमें जोड़ दें, तो हम 112 ही निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है ना। अब बटे यहाँ पे 100, 112% का मतलब यही है। 5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 500, 12 25 60, 560। विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे चले, मजा आ रहा, कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर अब आता है 44। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी बस संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 30% की कमी। देखिए प्रभु, किसी भी संख्या में या किसी भी मान में जितने परसेंट की वृद्धि किए हैं, अगर उतने ही परसेंट की कमी करते हैं, माइनस करते हैं प्रतिशत में, तो सीधे हमेशा हानि होगी, कमी होगी। कितना होगी, x² बटे 100 की। x क्या है प्यारे, जो परसेंटेज दिया गया, तो 30 का स्क्वायर होता है 900 और बटा क्या होगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप अच्छे से उड़ा दोगे, आंसर आ जाएगा 9%। ढूंढ लो आप विकल्प में कहाँ दिया गया है। विकल्प में दिया गया है ए में, ए विकल्प इज द राइट। आगे चलें क्या, 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 रुपया 10 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि क्या होगा। चक्रवृद्धि पूछ रहा है प्यारे। अब आप सोचो, चक्रवृद्धि हमको निकालनी है, ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। बोलो तो मिश्रधन निकाल के, मिश्रधन निकाल ले, मिश्रधन निकाल के कर ले, या फिर CI भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो हम करते क्या है, मिश्रधन निकाल लेते हैं। A बराबर होता है P 1 प्लस R/100 बटा पावर T, सॉरी। तो यहाँ पे P की वैल्यू 10, बोलो 1 कितना है भाई, 1 हो गया। यहाँ पे R की वैल्यू 10 और बटा हो जाएगा 100। बोला कितने साल के लिए, 2 साल। काट दो यहाँ पे 0 से 0, 10 एकम 10 एक 11, तो ये हो जाएगा 10। और यहाँ पे हो जाएगा अगर 10 एकम 10, यहाँ पे गुणा कर देंगे और 1 11, तो 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग होता है 100। 1 0 से 1 0 ये भी कट गया। अगर 10 से भाग दे दें तो ये आ जाएगा कितना, 12.1। कितना आ रहा है, 12. ये मिश्रधन है प्यारे, इसमें ब्याज भी होगा और इसमें मूलधन भी होगा। अब बताओ मूलधन कितना था, 10 रुपया। अगर 10 रुपया 12.1 में से आप निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 2.1। 2.1 आपका आंसर। विकल्प में ढूंढो, 2.1 कहीं दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल दिख रहा है, 2.10। विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे चलो, आगे चलो प्यारे, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है कि 32 Z² Y² X² के समान, मतलब इतना ही मान देने वाला विकल्प में कोई क्या है नंबर पहले ढूंढते हैं। 8 3 के 24, तो पहला तो गलत हो गया। पहला क्या हो जाएगा प्यारे, गलत हो जाएगा। ये तो 24 दे रहा है, 32 चाहिए। 6 1 36, ये 36 दे रहा है, ये भी नहीं है। 6 18, ये भी नहीं है। 8 4 को 32, एक ही विकल्प बता, तो विकल्प नंबर सी है ही है राइट। आगे मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ती है अगर नंबर 2 32 मिलते तो आगे ZX के पावर भी मिलाते, लेकिन नहीं मिलाएंगे, हमारा काम बन गया, तो आगे क्यों जाएं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आगे आ जाओ। 63 Z² Y² X का अखंडनीय गुणनखंड। अखंडनीय गुणनखंड का मतलब उसके बाद उसका खंडन न किया जा सके। तो ये बताइए कि यहाँ पे 9 दिया गया, 9 का तो खंड कर सकते हैं बिल्कुल, 9 का तो खंड हो सकता है। यहाँ पर भी 9 है तो 9 का खंड हो सकता है, यहाँ पर भी 9 है तो यहाँ पर भी 9 का खंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता। 3 7 21 3 63। विकल्प नंबर डी इज द राइट। विकल्प नंबर डी इज द राइट। विकल्प नंबर डी इज द क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो क्या आएंगे जरा देखिएगा। कह रहा है कि 3a/5 प्लस 2b/3, दूसरे कोष्ठक में सेम चीज है, प्लस माइनस का अंतर है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया है
ए माइनस बी और ए प्लस बी, पहले हो जाए चाहे बाद में हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई दो चीज़ एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके चाहे एक बार प्लस करके माइनस करके उनका मल्टीप्लाई है तो वो हो जाती हैं दोनों के वर्गों का अंतर। आ जाइए, अब समझ में आ गया। वर्गों का अंतर कर लेंगे तो 3a/5 का स्क्वायर माइनस 2b/3 का स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आ गई। अगर 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर बटा 5 का 25, 2 का करेंगे तो 4b स्क्वायर बटा 3 3 के 9। बोलिए विकल्प में दिख रहा है क्या? 9a स्क्वायर अपन 25 दिखा जी, दो जगह दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है। अब 4b स्क्वायर बटे 9 जी, यहाँ विकल्प नंबर सी इज द राइट। विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे बढ़ लें। मजा आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट का इंतजार रहता है, एनर्जी उसी से मिलती है। आगे बढ़ लेते हैं। फिर वही बात आ गई उल्टा। अभी था कि a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी बराबर था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऐसा दिया है और ऐसा मान निकालना है, तो एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें। देखिए 2005 में एक बार जोड़ देंगे अगर 1995, आपको भी पता है 1995 जोड़ेंगे तो 4000 आएगा। एक बार 2005 में से अगर हम 1995 घटा दें, जगह नहीं है, 1995 घटा दें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो 4000 हो गया, क्लियर है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये भी जान लीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 और गुणा कर लेंगे तो 1 शून्य और लग जाएगा, 40,000 हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? विकल्प नंबर ए आपका कौन सही होगा? ए राइट हो जाएगा, 40,000। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल बोला है, इतना है, कितना है? 9x स्क्वायर प्लस 24xy। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट फिर से मैं लिख देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो मुझे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिया है 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 24xy प्लस 16y स्क्वायर। अब गुणनखंड करना है यहाँ पे कि भुजा वर्ग है, चूंकि वर्ग होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो कोई ऐसा 2 नंबर होगा जिसका वर्ग करने पर यही आना चाहिए। तो या तो आप विकल्प में डायरेक्ट चले जाएं, वहां से आंसर आ जाएगा k प्लस बी के होल स्क्वायर पे उसका वर्ग करके ढूंढे तो क्या वही मिल रहा है जी, ये भी तरीका है। या फिर इसका वर्गमूल निकालें आप, गुणनखंड करेंगे तो पता चलेगा। जैसे 16 9 144 और 16 9 कितना होता है? 25 होता है, तो ये तो हो नहीं है। 18 × 144, 18 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो 26 होता है, ये भी नहीं हो रहा है। 12 12 में 144, तो 12 12 24 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप फैक्टर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x वाई, सॉरी यहाँ पे y भी है, 12xy, यहाँ पे 12xy और प्लस यहाँ पे है 16y स्क्वायर। तो ये आपको पता है, शुरू के दोनों से कॉमन लेते हैं, बाद के दोनों से कॉमन लेते हैं। शुरू के दोनों में क्या कॉमन हो गया? 3x। यहाँ पे बच जाएगा क्या आपका? 3x प्लस 4y। क्लियर है? यहाँ दोनों से कॉमन क्या हो रहा है? 4y। तो यहाँ पे बच जाएगा 3x प्लस 4y, और दोनों जगह से निकल जा रहा है 3x प्लस 4y, और बच भी रहा है 3x प्लस 4y। इसका मतलब कि यही हमारी भुजा है, क्योंकि इसी का 2 बार गुणा करने पर वो आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक हमारी ये भुजा आंसर हो जाएगी, वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y। विकल्प नंबर आपका कहाँ पे है? डी में दिख रहा है। मज़ा आ गया? आगे आ जाओ, आगे आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, यदि 3x माइनस इतना हो तो x का मान, तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है 3x, क्लियर है, माइनस 4 का अंदर गुणा करो, 64 में 4 चौक को 16, 4 छके 24, 1 25,
फिर अंदर गुणा करेंगे -4x, तो माइनस अंदर जाके क्या कर देगा +4x। क्लियर है, और बराबर हो जाएगा 10। समझे, 3x और 4x मिलके हो जाएंगे 7x। 256 जाएगा बराबर के उधर जुड़ जाएगा तो 266। क्लियर है, 7 से काट दे, 7 3 के 21 और 7 बटे 56। x बराबर क्या आ जा रहा है 38। x बराबर 38, विकल्प नंबर बी इज द राइट। यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 52 को भी देखते हैं। ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 52 को भी देखते हैं प्यारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 को, ठीक है, थोड़ा अगर छोटा दिखे तो बड़ा करके आप जरूर देख लीजिएगा। हाँ, आगे आते हैं। पिता की आयु वर्तमान आयु, ठीक है, प्रेजेंट की आयु, वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लीजिए यहाँ पे फादर जी हैं, यहाँ पे सन जी हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु को 1 मानेंगे तो फादर x मानते हैं, फादर की आयु 3x हो जाएगी। ओके, आगे कह रहा है 3 गुनी है। 3 वर्ष बाद, अगर 3 वर्ष बाद इनकी आयु देखें तो 3x + 3, 3 जुड़ जाएगा। इनकी भी आयु होगी x + 3, इनके में भी 3 जुड़ जाएगा। क्लियर है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक है। मतलब पुत्र का जो आयु है इसका अगर हम 2 गुना करेंगे, ठीक है, 2 गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा ये लाइन को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम कितना वर्ष के बाद कह रहा है, हाँ 3 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 3 वर्ष बाद दोनों लोगों की आयु 3x + 3 इनका और x + 3 इनका पिता की हो गई और पुत्र की हो गई। दोनों लोगों की आयु हमने निकाल दिया। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक है। अगर पुत्र की आयु का हम 2 गुना कर देते हैं, यही कह रहा है कि पुत्र की आयु का यदि आप 2 गुना कर देते हैं तो उससे 2 गुने से 7 ये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। किसकी आयु अधिक हो जाएगी 2 गुने से 7? वो अधिक हो जाती है पिता की। तो 2 गुना कर दिया, 2 गुने में अगर 7 जोड़ दें तब कहा जा सकता है कि ये आयु दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। 2 गुने में अगर 7 जोड़ दे तो आयु बराबर हो जाएगी। मतलब आप क्या समझ पाए कि 3x + 3 ये पिता की आयु और 2x + 3 और +7 बीच में बराबर का चिन्ह हो जाएगा। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा क्या लिखे थे। यहां पे हो जाएगा 3x + 3 बराबर 2x + 3 बराबर +7 ना, यही तो था। आगे मल्टीप्लाई, तो 3x + 3 बराबर 2x 2 3 6 +7। अब 2x इधर जाएगा तो 3x में से 2x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, x। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और 3 6 7 13 इधर है और 13 में से ये 3 इधर आके घट जाएगा तो 10 बच जाएगा। x बराबर कितना आ जा रहा है, 10। x बराबर कितना आ जा रहा है, 10। ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या है, कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु। तो 10 वर्ष किसका माने थे आप, पुत्र का ही तो माने थे। पीछे जाके आप देखिएगा 10 वर्ष आपने किसका माना था, पुत्र का ही माना था। जब 10 वर्ष पुत्र का ही माना था तो आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे 10, पुत्र की ही वर्तमान आयु पूछा था। आगे चलते हैं, एक और मजेदार सा क्वेश्चन है। 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 240 है। अच्छा ठीक है, मानते हैं एक संख्या हमारे पास है, मान लीजिए ये x है और x क्या होती है, 6 से कट जाती है। अब आगे कौन संख्या होगी जो 6 से कटेगी, 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग बोला है ना, तो 6 के 5 क्रमागत गुणज चाहिए। मान लेते हैं पहली संख्या हमारी क्या थी, ये आपके पास क्या है x, मतलब 6 का गुणज अगर कोई संख्या हमको लेनी है तो हम क्या ले लेंगे, 6 का उसमें गुणा होना चाहिए। अगर 6 के गुणनफल में होनी चाहिए वो संख्या, मतलब 6 से क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया, 6x ले लिया। अब 6x तो 6 से कटेगा और अगली 6 से कटने वाली संख्या क्या है, अगर इसी 6x में हम 6 जोड़ दें
समझ पा रहे हैं आप। और अगली क्या मिलेगी, अगर 6 और जोड़ दें तो 6 6 कितना हो जाएगा 12। और अगली क्या होगी, अगर इसी में हम 6x और जोड़ दें, मतलब 6 और जोड़ दें सॉरी, तो 6x प्लस 12 6 18, कैट हो गई संख्या 1 2 3 4 और एक और 6x में 6x प्लस 18 में अगर 6 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24। क्लियर है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब x वाला जोड़ लीजिए, तो 6 6 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30। चलिए ये तो क्लियर हो गया 30x। आगे चलते हैं, इसको जोड़ लेते हैं 6 12 6 18 18 36 36 4 40 और ये हो जाएगा आपका कितना, कितना हो गया भाई 60। कितना हो जाएगा 60। ये आप अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अंकों को जोड़िए, ये 6 सॉरी हम फिर से दिखाते हैं आपको, ये 6 को जोड़िए, फिर 12 को जोड़िए, 12 6 18, फिर 18 18 36 और 36 में 24 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 60। और बराबर ये सब का जोड़ कितना आ रहा है, अभी तो हम ये जोड़े हैं, ये जोड़ आना चाहिए 2040। 2040 क्लियर है। अगर हम 60 को ले जाके 2040 से घटा ले तो 40 निकल गया, 20 और निकाल देंगे तो बताइए 1980 होगा क्या, 1980 बराबर 30x इधर होगा। तो जीरो से कट जाएगा, अगर 3 से काट लें तो कितना हो गया 3 छके 18 और फिर 3 छके 18 कितना मिल गया 66 मिल गया। ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 66 आ गई। ध्यान देने की बात है, x की वैल्यू कितनी आ गई 66 आ गई है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हमारा नंबर था 6x प्लस 24। ध्यान दीजिएगा 6x प्लस 24 हमारा सबसे बड़ा नंबर है और x का मान आया था 66। तो 6 गुणे 66 और प्लस कितना 24, 6 6 1 36, 6 6 1 36 और 3 कितना 39, 6 6 1 36, 6 6 1 36 3 39 और 24 जोड़ दें इसमें तो बोलिए 420 आ रहा है क्या। ओ भाई 420 बड़ा खतरनाक नंबर है, विकल्प में है कहीं, विकल्प नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। मज़ा आया होगा, आगे बढ़ते हैं, इसको और आसानी से हम कर सकते थे। आगे चलते हैं, y और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर 54। देखिए y है और इसमें 13 का गुणा कर दीजिए, कह रहा है ये गुणा करेंगे, गुणनफल में 15 जोड़िए, जोड़ देंगे तो ये कह रहा है कि 54 मिलेगा। क्या मिलेगा 54। चलो भाई 54 मिलेगा। तो अब देखिए y 13 तो 13y हो गया, 54 तो उधर जाएगा घट जाएगा, घटेगा तो 14 में से 5 गया 9 और 4 में से 1 गया 3 और 13 तियाँ क्या होता है 39। तो y का मानवा तो 3 आ गया ना। पूछा क्या है, पूछा है कि y का मान बताइए, तो 3, विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे चलते हैं, बहुत कठिन सवाल नहीं है प्यारे, बस समझदारी होनी चाहिए आपकी। एक चतुर्भुज के 4 कोण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चतुर्भुज के 4 कोणों की बात कर रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360। नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए। अब अनुपात दिया है उनका 3 4 5 6, तो x उसके साथ लगा लीजिए, 3x 4x 5x 6x सबको जोड़ लीजिए। तो 4 3 7x 7 5 12 6 18, जोड़ कितना आ रहा है 18x और ये होगा 360 के बराबर। योगफल तो यही होता है 18 दूना के 36, x का मान क्या पा गए 20, अनुपातिक मान 20। पूछा क्या है सबसे बड़ा अनुपात 6 है। तो 20 छक्का 120, विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट। विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट। आगे चले जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम क्या, क्वेश्चन नंबर हम क्या देखने वाले हैं आगे चल करके। थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं चाहेंगे तो, और क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखेंगे अब 56। बढ़िया क्वेश्चन है। यदि चतुर्भुज ABCD, कोई चतुर्भुज है ठीक है, चतुर्भुज ABCD में AB, अच्छा मान लीजिए AB हम ये बना दिए, सॉरी रुक जाइएगा, AB हम यहाँ पे बना दिए, AB 6 है। फिर कह रहा है CD ABC, अच्छा CD इधर वाला, इसको कह रहा है 8, मान लीजिए ये बड़ा सा बना दिए, इसको कह रहा है 8, ABCD, इसको मिला लेते हैं
ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत? ABCD ये हो गया, ये 8 हो गया। कोण A और D का अनुपात, इसका और इसका जोड़ कह रहा है 180, ठीक है। कोण A प्लस कोण D बराबर कह रहा है 180, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है उसको देखिए, 180 हो गया। कह रहा है यह चतुर्भुज है। ओ हो, समांतर जी, समांतर तो नहीं है, कि समांतर होता है तो ये लाइन इसकी क्या होती, समांतर, तो ऐसा तो बोला नहीं, तो समांतर तो नहीं है। समलम में भी हो सकता है, समलम जैसा फिगर भी लग रहा है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज नहीं होगा, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग तो हो ही नहीं सकता, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो विकल्प कौन बच गया, बी इज द राइट। समलम का फिगर भी ऐसा ही होता है, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि विकल्प नंबर बी हमारा राइट है, समलम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। यदि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है, एक समचतुर्भुज का, देखिए समचतुर्भुज से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठ रहे हैं। समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है तो इसका बड़ा कोण होगा, उसका बड़ा कोण होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज का फिगर कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा एक बार और ध्यान दीजिए आप, ऐसे, ठीक है। अब ये मान लीजिए नाम रख देते हैं ABC और D, ठीक है। यहाँ से ये नाम आपका हो गया, ओके। अब जैसे मान लीजिए कोई भुजा है, विकर्ण को मिला देते हैं, मान लीजिए ये विकर्ण ऐसे मिला दिए, क्लियर। अब मान लीजिए कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है और ये भी विकर्ण आपस में बराबर हो गया, क्लियर, समझ रहे। इसका मतलब ये तीनों कोण कितने के हो जाएंगे, 60-60 के हो जाएंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर हम ABD में ही देख लें, चाहे इधर भी देख लें, तो अगर ये विकर्ण बराबर है तो तीनों साइडें तो आपस में बराबर हो गई, और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो समबाहु त्रिभुज होता है, और सब आपस में यदि बराबर हो जाएंगे तो 60-60 के हो गए, क्लियर है। अगर ये 60-60 के हो गए तो अब हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि अगर ये 60 के हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अब इसमें पूछा आपसे क्या है कि सबसे बड़ा कोण, क्या पूछा है इसमें, सबसे बड़ा कोण आपसे पूछ दिया, तब तो 120 हो जाएगा आंसर आपका। अगर ये 60 हो गया तो अब हमको क्या निकालना है उसके बारे में हम फोकस करते हैं। ये इधर भी 60 है, इधर भी 60 होगा तो 60-60 120 हो जाएगा। इधर भी सबसे बड़ा कोण जो आपका इसका होने वाला है समबाहु त्रिभुज में, अब ये कोण आपका हो सकता है 120 अंश का। कितने अंश का हो जाएगा, 120 अंश का सबसे बड़ा कोण आपका हो जाएगा दोस्तों ना। सबसे बड़ा कोण आपका हो जाएगा 120 अंश का, 120 अंश का कोण हो जाएगा। अगर इसमें सबसे बड़े कोण की बात किया जाएगा तो 120 का दुगुना हो जाएगा यहाँ पे 120 अंश। आगे बढ़े हम जी, 60 120 120 ये हो जाएंगे तो 120 सबसे बड़ा कोण हो जाएगा, ये 120 का होगा, ठीक है, क्योंकि वो बराबर कोणों को बांटते हैं तो यहाँ पे 120 अंश का कोण बनेगा। विकल्प नंबर आपको कहीं दिख रहा है क्या, 120, जी विकल्प नंबर इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, देखिए अभी फिगर बनाए थे, फिर फिगर बनाना पड़ रहा है, समचतुर्भुज से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये विकर्ण इनके दिए गए हैं 5 और 7 हैं, इनका क्षेत्रफल तो बहुत आसान है। इसका क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 D1 गुणे D2, मतलब पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, तो 1/2 और आपको मालूम है 5 गुणे 7 तो 7 × 5 = 35, 35 का आधा 35/2, 17.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 58 के बाद क्या आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 आता है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। लंबाई L इकाई, लंबाई क्या L इकाई और चौड़ाई B इकाई वाले एक आयत है, आयत बना लेते हैं। ये तो आयत है ना, सारी भुजाएं, लंबाई L और चौड़ाई B। अब इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा त्रिभुज अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा, यही तो बनेगा। और इस तरह से ले लें तो ये लंबाई किसके बराबर है, B के बराबर है, और ये आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार है L और ऊंचाई है B, तो क्या हो जाएगा LB/2। विकल्प में देखिए LB/2 है जी, विकल्प नंबर डी इज द राइट, विकल्प नंबर डी इज द क्या हो जाएगा राइट। आगे चले, आगे चले, क्वेश्चन नंबर
60 देखते हैं, कौन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 60। एक 40 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े आयताकार खेत में इतना मीटर जल घन मीटर सिंचाई की जाती है, खेत में जल स्तर की ऊंचाई। अच्छा, ये भाई जल कितना होगा? खेतवा के आयतन के बराबर होगा ना, पनिया के आयतन के बराबर। तो पानी का आयतन क्या होगा? लंबाई तो 40 मीटर, चौड़ाई तो 18 मीटर, ऊंचाई तो वो पूछ ही रहा है, और यही बराबर हो जाएगा 360 के। तो एक जीरो हुआ से उड़ गया, 4 9 36 भी हो ही गया। हो गया क्या? अब आप देखिए, तो 9 1 कम 9, 9 दूना के 18, ये 2 इधर जाएगा तो यह बराबर होगा 1/2। 1/2 क्या? मीटर। 1 से भाग 2 में देते हैं तो 0. क्या आता है? 5। 0.5 आंसर विकल्प में है जी, विकल्प नंबर ए ही राइट हो जाएगा, 0.5 मीटर। मजा आया होगा। तो आइए 61 नंबर क्वेश्चन को देखें। एक घन की एक भुजा, घन है, एक घन की एक भुजा को 3 गुनी कर दिया, मतलब पहले 1 रहा अब 3 कर दे। जब 1 रहा तब एक आयतन का हो, 1 का घन 1 का होला, और 3 रही तो आयतन का हो जाए 3 3 के 9 3 27। तो ये कितना गुना होगा? 27 गुना। विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे चलते हैं, फटाफट उड़ा लेते हैं। 62 क्वेश्चन देखिए। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, अच्छा बेलन तो पता है, त्रिज्याओं का अनुपात R1 संबंधे R2 जो है वो कितना दिया है? 1 संबंधे 2 दे दिया है। और ऊंचाइयों का अनुपात H1 संबंधे H2 क्या दे दिया है भाई? 2 संबंधे 5 दे दिया है। ठीक है, इनके आयतन का अनुपात। अब आयतन बताइए, आयतन का क्या होगा? V1/V2। आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर H, तो पाई R1 स्क्वायर H1 यही होगा, बटे पाई R2 स्क्वायर H2 यही तो होगा। तो पाई से पाई तो उड़ी गए। अब देखिए R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, देख रहे हैं? इसका मतलब कि 1/2 का स्क्वायर कर दे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 1/4। और यहाँ पे देखिए H1/H2 मतलब 2/5। अगर वैल्यू रख लें तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, ऊपर 1 1 कम 1, नीचे 2 5 10, तो 1 क्या आएगा? 10 अनुपात आएगा। विकल्प में ढूंढो आप, विकल्प नंबर ए इज द राइट। 1 संबंधे 10 हमारा विकल्प नंबर ए में दिख रहा है। बोलो दोस्तों, नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, आसान है। अगर नहीं समझ में आता बोलो, आएंगे बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, साथ देना होगा आपको, सलूशन तो हम देंगे ही आपको। वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेहनत होता है, मेहनत पर कमेंट तो बनता है। एक 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं खोदने के लिए कितने घन मीटर मिट्टी खोदनी होगी? आइए ध्यान से देखिए, गहरा दिया है, अब ये कुआं है इस तरह से, तो इसका जो ये आकार है इसी का क्षेत्रफल चाहिए। चूंकि ये वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, और इस क्षेत्रफल में अगर हम उस गहराई का गुणा कर दें तो आ जाएगा मिट्टी का आयतन। कितनी मिट्टी निकली? तो बताइए, पाई का मान तो 22/7, और ये व्यास दिया है 2 मीटर, क्या है? व्यास d है, तो d का आधा कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? त्रिज्या। तो आधा का मतलब हो जाएगा 2 में 2 से भाग दे देंगे तो 1, तो यहां पर हम रख दें कितना? 1, समझ रहे हैं? 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, और यहाँ पे 7 से 7 तो कट गया, 22 1 कम 22। बात समझ में? ये अलग था, यहाँ पे डी निकाले से, डी से आर निकाले थे, तो यहाँ पे 22 आपका विकल्प नंबर सी में राइट हो जाएगा। फिर से देखिए ध्यान से, समझ में बिल्कुल आएगा। आगे आते हैं और आगे चले क्वेश्चन नंबर 64 पे। करा एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, अगर एक बार पासा फेंका जाएगा उस पर आने वाली संख्याओं के योग के संभव परिणाम। अगर एक बार पासा फेंका जाएगा तो क्या संभावना है? 6। अगर 2 बार पासा फेंका जाएगा तो इन्हीं का गुणनफल हो जाता है, तो 36 हो गया। अब अगर 2 बार पासा फेंका गया है तो संभावना क्या हो सकती है? जैसे हमारे 1 6 आ सकते हैं, अगली बार 6 1 आ सकता है ना, तो ये दोनों मिलेंगे ना, समान होंगे ना, तो इनको तो नहीं जोड़ेंगे। अब जो असमान होंगे उन्हीं को जोड़ा जाएगा, तो संभव परिणाम हो सकते हैं, संख्याओं के योग के संभव परिणाम हो सकते हैं। अब समान वाले तो नहीं जुड़ेंगे, जो समान है। तो आखिर क्या हो रहा है? आधा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो 36 का आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 18। संभव परिणाम हमारे क्या हो जाएंगे? 18। विकल्प नंबर आपका कहीं है
जी डी इज द राइट 18। अब लास्ट आ गए, परिसर पूछ रहा है। परिसर का मतलब होता है प्यारे सबसे छोटका और सबसे बड़का का अंतर। सबसे छोटका -8, सबसे छोटका का है पारे -8। आप भी देख रहे होंगे ये जो मान दिए गए हैं इसमें छोटा मान क्या है आपका -8 है और सबसे बड़का मान क्या है 5 है। तो ये बताओ दोनों का अंतर लेते हैं, 5 माइनस और फिर -8। अब 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 और +8 बराबर 8 5 कितना 13। ये तो समझ ही रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो लाइन पे चले जाओ। यहाँ पे क्या होता है 0, इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 और इधर जाओगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे 8 तक। तो यहाँ से गिनते 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 आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 13 खाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो और वैसे भी कि सबसे छोटा -8, सबसे बड़ा 5, अंतर कितना 13। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो गया। इस प्रकार से मैंने टोटल आपके 35 क्वेश्चन जो मैथ के थे प्यारे क्लास 9th में, जो कि 2024 में आपका पेपर होने वाला है, उसको देखते हुए मैंने पूरा सोल्यूशन दिया। सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरा पहला था, पहला, अभी इसके पहले मैंने 9th के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई थी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट करिए। बिल्कुल बोर्ड पे आएंगे, क्वेश्चन संख्या बताइए कि जो समझ में नहीं आए। अगर समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द डालूंगा, आपके कमेंट पर निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।